नमस्कार दोस्तों, अब हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है बुडू सुपर कमांडो ध्रुव। राजनगर की नेशनल लाइब्रेरी में अनगिनत किताबें हैं। यहाँ पर हर प्रकार की और हर विषय पर पुस्तकें उपलब्ध हैं। इसके सदस्यों की संख्या भी 1 लाख पार कर चुकी है और इस कारण लाइब्रेरी की हर अलमारी के आसपास भीड़ देखी जा सकती है। लेकिन इस विशाल लाइब्रेरी में एक कमरा ऐसा भी है जिसमें मकड़ी, चूहे और दीमकें के अलावा शायद और कोई नहीं आता, क्योंकि इस कमरे में भी प्राचीन पुस्तकें रखी हैं जिनको शायद कोई कबाड़ी भी लेने नहीं चाहता। जाहिर है कि ऐसी किताबें कोई पढ़ना भी नहीं चाहता या चाहता है। मिल गई, हा मिल गई। आज मेरी खोज पूरी हो गई। मैडम मुझे यह किताब मुझे इशू करानी है जल्दी से। जी, इस किताब की जल्दी से इशू कराने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि सच पूछिए तो उस कमरे में एक किताब ले जाकर आप हम पर एहसान कर रहे हैं। एहसान? मूर्ख औरत इस दुर्लभ किताब के महत्व को नहीं जानती, लेकिन मैं इसका महत्व जानता हूँ। अब मुझको सफलता पाने में कोई नहीं रोक सकता। और उसी रात, बिरजू तैयार हो जा, एक शिकार आ रहा है। क्या खास तैयार हो जाऊं? यह तो शख्स से ही कंगाल नज़र आ रहा है। अरे 20-25 रुपए तो होंगे ही इसके पास। बस अपने अद्दे का इंतजाम हो जाएगा, बाकी की लूट हम दूसरे राउंड में करेंगे। कहो हीरा, बिना टैक्स दिए कहाँ जा रहे हो? टैक्स? कैसा टैक्स? अबे हमारे इलाके में निकल रहा है और टैक्स भी नहीं देना चाहता। ठहर, हम टैक्स खुद ही निकलवा लेंगे। बचाओ चिल्लाता है तो ये ले। ये क्या है? लेकिन बिरजू का घूंसा अपने शिकार के बदन तक नहीं पहुंच पाया। कौन है वे? ध्रुव। कैसा लगा? अच्छा लगा ना? अपने आप को घूंसा मारने में अलग ही आनंद आता है। हमारे इलाके में आकर हमसे ही दादागिरी करता है तेरी तो। दूसरा लुटेरा पास में पड़ी लकड़ी के टुकड़े को उठाकर ध्रुव की तरफ लपका। उसने लट्ठे को ध्रुव की तरफ लहराया और अगले ही पल लट्ठे के 2 टुकड़े हो गए। बिरजू को आश्चर्यचकित होने का भी मौका नहीं मिला। ध्रुव ने अपनी मोटरसाइकिल में लगे ट्रांसमीटर को ऑन किया। हेलो पुलिस कंट्रोल रूम, ध्रुव हियर। 17वीं साउथ रोड पर 2 लुटेरे बेहोश पड़े हैं। यस, मैं रिपोर्ट सुबह आकर लिखवाऊंगा। ओवर एंड ऑल। धन्यवाद ध्रुव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। किस लिए? आपकी जान बचाने के लिए। उसकी कोई ज़रूरत नहीं। वैसे आप हैं कौन और इतनी रात गए कहाँ से आ रहे हैं? मेरा नाम किशोर पांडे है। मैं अपने घर जा रहा था। वह रहा मेरा घर, नंबर 26। दरअसल मैं कुछ किताबें देने प्रोफेसर बलसाड़ के घर गया था। मैं पीएचडी कर रहा हूँ। प्रोफेसर बलसाड़ मेरे गाइड हैं। पीएचडी यानी शोध कार्य, लेकिन किस विषय में? प्राचीन अफ्रीकी कबीले के तंत्र मंत्र। गुड नाइट मिस्टर ध्रुव। क्योंकि 2 सप्ताह बाद राजनगर की शाहजहाँ आर्ट गैलरी के बाहर एक वैन आकर रुकी। अब भी बता दो, कोई शक तो नहीं है ना? नहीं बुडू मास्टर, वह 4 करोड़ की पेंटिंग आज ही दोपहर को म्यूजियम में आई है। तो तुम लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लो। मैं गार्डों से शुरुआत करता हूँ। 2 सुइयाँ गार्डों की शक्ल वाले पुतले में घुसी और उसी क्षण आर्ट गैलरी के पहरे पर तैनात गार्ड पेट में तेज दर्द के कारण बेहोश हो गए। गार्ड तो गए काम से बगीचे, लेकिन गैलरी का मुख्य द्वार तो काफ़ी मजबूत है। हम इसको कैसे तोड़ेंगे? वह सब तुम बुडू पर छोड़ो, तुम तो बस तमाशा देखते जाओ। वैन के अंदर बुडू मास्टर की उंगली के एक धक्के से आर्ट गैलरी के मॉडल का मुख्य द्वार टूटा, कड़ाक। और इसीलिए वो फिर हंसने लगा, ही। और साथ ही आर्ट गैलरी की इमारत की मुख्य दरवाज़ा भी धराशायी हो गया, कड़ाक। देखा महादेव, आओ, अब हमको पेंटिंग उठाकर जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। इधर आओ। वह बेशकीमती पेंटिंग यहीं पर टंगी थी, लेकिन यहाँ तो वह वाली पेंटिंग नहीं है। हाँ, उस पर तो किसी दड़ियल का चेहरा बना था, पर यह तो गड़बड़ हो गई। अब उसे ढूंढते ढूंढते ही सवेरा
अरे नहीं, यह रही वह पेंटिंग। बेवकूफ़ों ने कितनी लापरवाही से इसको लकड़ी के बक्से के ऊपर रखा है। हाँ, जल्दी उठाओ इसे। यह क्या, मुझे ऐसा लगा जैसे इस पेंटिंग की आंखें हिल रही हैं। तभी तुमको ठीक लगा। वैसे भी तुम्हारे जैसे उल्लू अंधेरे में ज़्यादा अच्छी तरह से देख सकते हैं। धाड़। जब आर्ट गैलरी के डायरेक्टर साहब ने मुझसे कहा था कि चोर इस तस्वीर को चुराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, तो मुझे एकदम से विश्वास नहीं हुआ था। लेकिन मुझे खुशी है कि मेरा प्लान कामयाब रहा। वैसे तुम लोगों की जानकारी गलत नहीं थी। वह बेशकीमती पेंटिंग अपने स्थान पर ही टंगी है। सिर्फ अब उसके ऊपर मैंने कागज़ पर बनी एक दूसरी पेंटिंग चिपका दी। बक्से के ऊपर रखी पेंटिंग उसी असली पेंटिंग की नकल थी। अरे, ये दोनों तो कुछ सुन ही नहीं रहे, शायद बेहोश हो गए। इनके साथी जरूर इसका बाहर इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन इन लोगों ने दरवाज़ा कैसे तोड़ा और गार्डों ने इनको रोका क्यों नहीं? और बाहर वे दोनों मूर्ख अब तक बाहर क्यों नहीं आए? और ये कौन बाहर आ रहा है? यह तो ध्रुव है, वुडू मास्टर सुपर कमांडो ध्रुव। तो भागो, इस वक्त मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। अरे, वे भाग रहे हैं। गलती तो मेरी ही है। मुझे सामने वाले दरवाजे से बाहर नहीं आना चाहिए था। ध्रुव का शरीर हवा में उछला, लेकिन ड्राइवर ने वैन तेजी से एक तरफ लहराया और ध्रुव का निशाना चूक गया। उसका पैर वैन की छत की बजाय खिड़की से जा लड़ा। छनाक। ओह, यह ड्राइवर चालाकी दिखा रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसको भागने नहीं दूंगा। चक्र की तरह घूमते हुए शीशे के तेज किनारे वाले टुकड़े वैन की तरफ उछले और वैन की एक तरफ से दोनों टायरों में जा धंसे। वैन बेकाबू होकर बगल की दीवार से जा टकराई। ओह, वैन के अंदर से दो आदमी भाग रहे हैं, लेकिन वे भागकर जाएंगे कहाँ? इधर से मैं उनको भागने नहीं दूंगा। और सामने से पुलिस की गाड़ी भी आ रही है। ध्रुव तेजी से उस गली की तरफ भागा जिसमें उसने दोनों आदमियों को मुड़ते देखा था। वे दोनों इसी गली से मुड़े थे और अंधेरे में वह लगभग किसी से टकरा गया। कौन है? किशोर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, मुझे एक सज्जन ने मुझे अपने घर पर बुलाया था। मैं वहीं पर जाने के लिए टैक्सी ढूंढ रहा था। यहाँ से? हाँ, मेरा घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। तुम्हारी कहानी अच्छी है। कहानी कैसी? तुम कहना क्या चाहते हो? ध्रुव, जल्दी इधर आओ। वैन में एक आश्चर्यजनक चीज़ रखी है। ये देखो। हे भगवान, ये आर्ट गैलरी का मॉडल है और उन दो गार्डों के पुतले भी हैं जो वहाँ पर बेहोश पड़े हैं। और यह भी देखो, ठीक असली आर्ट गैलरी के दरवाजे की तरह ही इस मॉडल का दरवाज़ा भी टूटा हुआ है और दोनों गार्डों के पुतलों के पेट में सुइयाँ घुसी हुई हैं। इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब है वुडू, अफ्रीका के घने जंगलों से निकला सबसे प्राचीन और खतरनाक तंत्र। वुडू, यह क्या होता है? वुडू एक प्रकार का जादू होता है। इसमें अभिमंत्रित मिट्टी या लकड़ी के अपने शत्रु की वस्तु का मॉडल बनाया जाता है और फिर इस मॉडल के साथ जो कुछ भी किया जाएगा, ठीक वैसा ही उस असली वस्तु या व्यक्ति के साथ भी होगा। यह तो कुछ वैसा ही है जैसे पुरानी कहानियों में राक्षस की जान तोते में होती थी। लेकिन यह सब आपको कैसे पता है? मैं इसी विषय पर शोध कार्य कर रहा हूँ। सर, हमने वैन के ड्राइवर को पकड़ लिया है। वह दूसरे आदमी का कहीं ना कहीं पता नहीं है। चिंता की कोई बात नहीं, उस आदमी को भी हम ढूंढ ही निकालेंगे। क्योंकि किशोर, क्यों नहीं। अच्छा, गुड नाइट। मुझे अभी टैक्सी भी ढूंढनी है। हाँ, एक बात और, उन दोनों पुतलों के पेट से सुइयां निकाल देना। दोनों गार्ड तुरंत होश में आ जाएंगे। यह तुम्हारा किशोर को ज़रूरत से ज़्यादा ही जानता है ध्रुव, और ज़रूरत से ज़्यादा बोलता भी है। अगले ही दिन दोनों तरफ से बिसातें बिछनी शुरू हो गई। करीब यह 70वीं साउथ रोड पर एक घर का पता है। यहाँ पर किशोर नाम का एक आदमी रहता है। तुमको दिन रात उस पर कड़ी नज़र रखनी है। ओके कैप्टन। और लगभग उसी वक्त हमारा सारा खेल चौपट हो गया। करोड़ों का माल तो हाथ से निकल ही, साथ ही हमारे 3 आदमी भी पकड़े गए।
और यह सब उस लड़के की वजह से जिसके दूध के दांत भी अभी टूटे नहीं हैं। वह लड़का नहीं, शैतान का अवतार है बुडू। और यह भी समझ लो कि अगर उसकी नज़र तुम पर पड़ गई तो इस शहर में तुम अब और कुछ नहीं कर सकते। तो तुम मुझसे भाषण दे रहे हो सरसा? यह पुतला शायद तुम्हारा ही है। अगर बुडू की बात खत्म होने से पहले ही सरसा के हाथ में पिस्तौल चमक उठी। अगर क्या बुडू, तुमने सरसा के गैंग को किराए पर लिया है, सरसा को नहीं। यह हमेशा याद रखना और सरसा को धमकी देने की कोशिश मत करना, वरना। यह सुनकर बुडू के गले से हंसी निकली थी। धमकी कहना मुश्किल था। पलक झपकते हुए उसने पुतले का दायां हाथ तोड़ दिया और साथ ही सरसा के गले से एक दिल दहला देने वाली चीख उभरी। आह! उसके दाहिने हाथ में पिस्तौल अब भी थी, लेकिन अब वह हाथ उसके पास नहीं था। बुडू से सरसा का तड़पना नहीं देखा गया। उसने पुतले की गर्दन मरोड़ दी और सरसा का तड़पना शांत हो गया। हाँ, तो अब हम अपने पुराने विषय पर आते हैं। बाकी सरसा मरते मरते ये तो बता ही गया कि ध्रुव के रहते हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अब हमको ध्रुव को रास्ते से हटाने की तरकीब सोचनी होगी। आप उसका पुतला बनाकर उसको पल भर में जान से मार सकते हैं बुडू। यह तो मैंने भी सोचा था बाकी, लेकिन ऐसा करने से पूरे शहर की पुलिस फोर्स हमारे पीछे लग जाएगी और मैं पूरी पुलिस फोर्स के पुतले तो नहीं बना सकता ना। आइडिया बुडू, ध्रुव को अपनी माँ से बहुत प्यार है। अगर आप इससे कुछ समझ गया बाकी, समझ गया। शाबाश शाबाश। ध्रुव का इंतजाम अब मैं करता हूँ और तुम अब जाकर हमारे गैंग के लिए नए आदमियों का इंतजाम करो। दूसरी तरफ ध्रुव की छानबीन जारी थी। वे तीनों आदमी सरसा के गैंग के हैं। ध्रुव, वही सरसा जिसकी हाथ कटी लाश अभी अभी हमको मिली है। इन पकड़े गए गुंडों के अनुसार इनके गैंग की किसी दूसरे व्यक्ति ने किराए पर लिया था। वह जंगली ओझा है, जैसे मुखौटा पहनता है और अपने आप को बुडू कहलाता है। वह वास्तव में कौन है ये तीनों में से कोई नहीं जानता। शायद मैं जानता हूँ, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ सरसा के गैंग में 4 गुंडे थे। हाँ, उस गैंग का एक आदमी अब भी बचा हुआ है, उसका नाम बाके है। अच्छा सर, अब मैं चलूँगा, मुझे अभी काफ़ी सबूत इकट्ठे करने हैं। प्रोफेसर बलसाड़ का घर ढूंढने में ध्रुव को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई और ना ही प्रोफेसर साहब ने कुछ जानकारी उगलवाने में कोई परेशानी हुई। तो तुम किशोर के बारे में पूछने आए हो, क्या किया है उसने? अभी तक तो मुझे भी यही नहीं पता कि उसने क्या किया है। वह कुछ कर भी नहीं सकता, बहुत सीधा साधा लड़का है, लेकिन वह महत्वाकांक्षी भी बहुत है। इसलिए वह एक ऐसे विषय पर शोध कार्य कर रहा है जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा तक नहीं। दूसरी तरफ बाकी अपनी गैंग का बॉस बन जाने की खुशी में झूम रहा था। तुम लोगों को सिर्फ माल समेटने और रफू चक्कर होने का काम करना पड़ेगा। बाकी सब काम मैं और बुडू। ए लौंडिया, रास्ते के बीच में क्यों चल रही है? मरने का इतना शौक है तो जाकर रेल की पटरी के बीच में चल। वह लड़की शायद ऐसी जुबान सुनने की आदी नहीं थी। वह तेजी से घूमी और बांके की टोपी हवा में उछली। है इसकी ये हिम्मत, सटाक दादागिरी करती है, चटनी बना दो इसकी। 3 बलिष्ठ पेशेवर गुंडे एक अकेली लड़की की चटनी बनाने के लिए लपके और पलक झपकते हुए उस लड़की के हाथ से 3 चाकू हवा में उछले और अपने अपने निशानों पर जा धंसे। अब तीनों बलिष्ठ और पेशेवर गुंडे सिवाय मार खाने के और कुछ नहीं कर सकते थे। बाकी का खुला मुंह खुला ही रह गया। अरे वाह, कौन हो तुम सुंदरी? नाम तो मेरा कई हैं, लेकिन मेरे दोस्त मुझे प्यार से रीटा रामपुरी कहते हैं। वाह वाह, कितना खतरनाक नाम है। हमारे लिए काम करोगी मिस रामपुरी? अगर दाम मिलेगा तो ज़रूर करूँगी, लेकिन रीटा को धोखा देने की कभी सपने में भी मत सोचना। बाकी तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? मैं क्या नहीं जानती बाकी? चलो। ठीक उसी वक़्त समझ गई ना रेणु, तुमको बुडू द्वारा किसी भी वारदात की खबर मुझ तक पहुंचानी होगी।
यह काम मैं तुम्हें कैसे करोगी यह सोचना मैं तुम पर छोड़ता हूँ। मैं तुमको सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि बुडू के पास सिर्फ अब तक एक आदमी बचा हुआ है, बाके। थैंक यू सर। इस पर नज़र रखने का मतलब है बुडू पर नज़र रखना। गुड लक। और फिर अगली रात को जब काले आसमान में चांद भी अपनी रोशनी नहीं, एक और वैन नेशनल के बैंक के सामने आकर रुकी। उसमें से कुछ लोग तेजी से उतरकर बैंक की तरफ बढ़े। कमाल है, यह बैंक के चौकीदार कहाँ चले गए? तो क्या वे स्वागत में खड़े रहते? कहीं जाकर चाय पी रहे होंगे। रुसाले वैन के अंदर बैंक अभिमंत्रित मॉडल के सामने बैठा बुडू की उंगली हिली, कड़क, और बैंक के दरवाजे अपने आप टूट गए। आओ, असली माल तो स्ट्रांग रूम में रखा है। स्टोर रूम का 12 इंच मोटा स्टील का दरवाजा भी बुडू की जादू शक्ति के आगे टिक ना सका। जल्दी करो, हमको सारे नोट लेकर जल्दी से जल्दी फूट लेना है। जल्दी क्या है? अब आए हो तो खातेदारी करा कर जाना। वैसे भी अभी बाहर बहुत अंधेरा है। ध्रुव, यह स्ट्रांग रूम के अंदर कैसे? धाड़, सोचो और सोचो। जेल के अंदर बैठकर सालों साल तक सोचना। अरे बाके झूठे, तूने यह नहीं बताया कि हमें ध्रुव से भिड़ना पड़ेगा। हाय, माना कि तुमको मेरी शक्ल पसंद नहीं है, लेकिन जब आ ही गए हैं तो हाथ तो मिलाते जाओ मेरे दोस्त। हाय, मर गया रे मेरी अम्मा। अब बताओ बाके, तुम्हारे लिए मैं क्या? लेकिन तभी एक उड़ता हुआ चाकू दोनों के बीच से गुजर गया। कौन हो तुम? बाके की दोस्त और तुम्हारी दुश्मन। ध्रुव तेजी से नीचे झुका, पर फिर भी तेज चाकू उसके बालों को छूता हुआ पीछे लकड़ी के बक्सों में जा धंसा। ओह, यह लड़की बकाई खतरनाक है। अगर यह चाकू इंच भर भी नीचे होता तो मेरे बोलो राम हो गया होता। और मेरे साथ परेशानी यह है कि मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठा सकता। ध्रुव ने लड़की से एक बक्से को उठाकर तेजी से रीटा की तरफ फेंका। ध्रुव ने लकड़ी के एक बक्से को उठाकर तेजी से रीटा की तरफ फेंका, लेकिन रीटा का हाथ पहले ही एक बार फिर घूम चुका था। बहुत अच्छा, ठीक वैसा ही जैसे मैं चाहता था। चाकू अपने निशाने पर जा लगा। बक्से का ताला अलग हो गया और उसमें से हजारों की संख्या में 1 रुपए के सिक्के रीटा पर आ गिरे। ध्रुव बगैर कोई छड़ खोए बाहर की तरफ भागा। उसने स्ट्रांग रूम का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। चलो, इसका तो इंतजाम हो गया। इतनी उतावली ठीक नहीं है ध्रुव बेटे। ओह बुडू, मास्टर, तो आखिर तुम मेरे सामने आ ही गए। आना ही पड़ा, वरना अगली बार मुझको फिर अपने गैंग के नए आदमी भर्ती करने पड़ते। लेकिन तुम आगे मत बढ़ना। इस पुतले को पहचानते हो ना? यह तुम्हारी माँ का पुतला है, और अब मैं इसे पुतले के कंधे में सलाई घुसाता हूँ। यकीन ना करो, इस वक्त तुम्हारी माँ के कंधे में ज़बरदस्त दर्द हो रहा होगा। और अब अगर तुमने मेरा कर्मचारियों को रोकने की कोशिश की तो मैं इस पुतले का हाथ तोड़ दूंगा। और यह भी जान लो कि सलाई निकाल लेने से दर्द तो ख़त्म हो जाएगा, पर हाथ टूटने के बाद फिर जुड़ नहीं पाएगा। अब जाओ और मेरे आदमियों के साथ पैसे वैन में रखवाओ, वरना। आर्ट गैलरी के गार्डों का हाल देख चुकने के बाद ध्रुव के पास अविश्वास की कोई कारण नहीं था। वह बुडू की बात मानने को मजबूर था। इस वक्त तो मैं तुमको नहीं रोक सकता बुडू, लेकिन याद रखना, मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो सच में। लेकिन मेरा सुझाव है कि ऐसी कोई भी हरकत करने से पहले तुम अपनी माँ को देखाओ। हाँ, कुछ ही पलों में वैन धूल और धुएं के गुब्बारे में खो गई, और साथ ही साथ ध्रुव के मुंह पर भी कालिख मल गई। बुडू ने आज उसको भी अपने अपराधों में शामिल कर लिया था, और ध्रुव को किसी भी तरह अपने ऊपर लगा यह कलंक मिटाना था। लेकिन इस वक्त उसके दिमाग में यह बात नहीं थी। इस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था कि मम्मी की तबीयत कैसी है श्वेता? क्या मतलब, तबीयत ठीक ही होगी। वैसे शाम से मम्मी अपने कमरे में ही है। लेकिन सुनो तो भैया, आखिर बात क्या है? लेकिन इन कुछ सेकंडों में ध्रुव सारी सीढ़ियाँ चढ़ चुका था। पलक झपकते हुआ रजनी के कमरे में था।
मम्मी तुम्हारी तबीयत? अरे ठीक है। क्यों, मुझे क्या हुआ है बेटे? श्वेता ने फिर कोई मजाक किया है क्या? तुम्हारे कंधे में बहुत तेज दर्द है ना? नहीं तो बचपन से आज तक तो कभी नहीं हुआ। ओ माय गॉड। ध्रुव सुनो तो। अरे इसे क्या हो गया? लगता है भैया को ठंड लग गई है। मम्मी दिमाग कफ जम गया है। ध्रुव का दिमाग बकाई घूम रहा था। कमाल है, मम्मी पर वुडू के जादू का कोई असर क्यों नहीं हुआ? क्या वुडू ढोंगी है? लेकिन फिर आर्ट गैलरी के गार्डों को क्या हुआ था? ध्रुव का अगला पड़ाव कमांडो हेडक्वार्टर था। हेलो करीम, क्या रिपोर्ट है? क्या तुमको कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? अच्छा ठीक है, तुम उस पर नज़र रखना। जारी रखो। ओवर एंड ऑल। यह मामला तो और सुलझ गया। खैर देखूं कि रेणु की क्या रिपोर्ट है। हेलो रेणु, क्या रिपोर्ट है? जल्दी बोलो। ध्रुव, मैं इन लोगों पर पूरी नज़र रखे हुए हूँ। इस वक्त पूरा गिरोह अड्डे पर है। बूढ़ू सहित तुम यहाँ का पता नोट करो। मैं नोट कराता हूँ, लेकिन इससे पहले तुम करीम के लिए एक मैसेज नोट करो। आज रात के शायद ध्रुव के नसीब में आराम नहीं लिखा था, क्योंकि ध्रुव आज का काम आज ही निपटाने में यकीन रखता था। दूसरी तरफ वुडू खुद से पागल हो रहा था। हाँ, नोट ही नोट, इतने सारे नोट। यह सब मैंने उस ध्रुव से उठवाए हैं, और जब तक उसकी मम्मी की जान मेरे कैद है तब तक वह हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। ऐसा है तो मुझे तुम्हारे विश्वास को तोड़ते हुए बड़ा दुख हो रहा है। तुम यहाँ कैसे आ गए? इसके लिए तुम अपने दिमाग को कष्ट मत दो। तुम सिर्फ बैंक का पैसा वापस स्ट्रांग रूम में पहुँचाने की तकलीफ करो। हाँ, लगता है अब तुमको अपने माँ से प्यार नहीं रहा। जानते हो कि अगर ये सुई तुम्हारी माँ के पुतले के दिल में झोंक दूँ तो क्या होगा? नहीं जानता, जरा करके तो दिखाओ। वुडू तुरंत समझ गया। अब उसकी धमकी ध्रुव पर बेअसर है। पकड़ लो इसे, जाने मत देना। इससे पता करो कि इसको हमारे अड्डे का पता कैसे लगा। हर तरफ से गुंडे ध्रुव की तरफ लपके, लेकिन उसकी उंगली भी ध्रुव के बदन से नहीं छू पाई। डिशुम। वैसे भी ये सभी गुंडे ध्रुव से अभी अभी पिट चुके थे। धाड़। सिर्फ एक को छोड़कर। ठाक। और फिर एक के बाद एक चाकू ध्रुव के अगल बगल में दीवारों से धंसने लगे। खट 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 खट, और चाकुओं ने ध्रुव की दीवार के साथ ठोक दिया। शाबाश रीटा, शाबाश। लेकिन इस समय के लिए मैंने इसका पुतला पहले से ही बनाकर रखा था। अब मैं इसको दिखाता हूँ कि वुडू की ताकत क्या होती है। एक सलाई पुतले में धंसी। और साथ ही साथ ध्रुव के गले से एक चीख उभरी और ध्रुव बेहोश हो गया। बड़ा ही कमज़ोर निकला। मुझे बेहोश होने का नाटक करना ही पड़ेगा, वरना ये मेरे पुतले में 2-3 सुइयां और घुसेड़ देगा। अब जब तक यह मेरे बस में है तब तक पुलिस भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रीटा, आज और अभी से यह पंछी तुम्हारी निगरानी में रहेगा। अब मैं चलता हूँ, मुझे अभी और बहुत से काम हैं। बाकी तुम मेरे साथ बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। और बाहर बुडू बाहर आ रहा है। यही मौका है, तुम पिछले दरवाजे से अंदर जाकर अपना काम शुरू करो। ओके करीम। और मैं और रेणु बुडू को वापस अंदर भेजने का इंतजाम करते हैं। एक आकृति तेजी से मकान की तरफ बढ़ी और अंधेरे में गुम हो गई। दूसरी तरफ बुडू परेशान था। यह वैन स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? शायद किसी ने इसका स्पार्क प्लग निकाल दिया है। तुम कौन? लेकिन ठहरो, मैं तुम दोनों को पहचानता हूँ। तुम दोनों कमांडो फोर्स के कैप्टन हो। तुम्हारी जनरल नॉलेज अच्छी है बुडू। हाँ, लेकिन तुम्हारे ध्रुव कैप्टन ने इस वक्त मेरे वुडू तंत्र की कैद में है। मेरे एक इशारे पर उसकी जान जा सकती है। वैसे सौदा सस्ता है बच्चे। तुम्हारे कैप्टन की जान के बदले मेरा स्पार्क प्लग लाओ। लेकिन वुडू को कमांडो फोर्स के कैटेंडो की फुर्ती का एहसास नहीं था। करीम, कैच। वेल टेकन करीम। अब वुडू मास्टर, हमारे कैप्टन की जान भी हमारे पास है और तुम्हारी भी। धाड़।
वाह रेणु, लेकिन घूंसा जरा हल्का था, एक जरा और जोर से लग जाए तो ये लो कमांडो करीम, अपने कमांडो फोर्स के कैटेंडों को खुश रखना मेरा फर्ज है। लेकिन तभी एक धमाके ने करीम और रेणु के प्लान पर पानी फेर दिया। धाएं। दरवाजे पर बाके धुआं उगलती पिस्तौल लिए खड़ा मुस्करा रहा था। बच्चे भंगड़ा करते करते अच्छे नहीं लगते। अब अच्छे बच्चों की तरह बूढ़ू अंकल को उनका पुतला वापस दे दो। कम ऑन, हरी अप। हम पिस्तौल से नहीं डरते बाके, तुम यह पुतला हमसे किसी भी कीमत पर वापस नहीं ले सकते। मैं जानता हूँ बहादुर कैटेंडो, लेकिन गोली में तुमको नहीं, इन पुतलों को मारूंगा। और फिर तुम्हारे कैप्टन का क्या हाल होगा यह तुम सोच भी नहीं सकते। यह ठीक कह रहा है करीम, हम ध्रुव की जान से खिलवाड़ नहीं कर सकते। यह लो पुतला, होनहार बच्चे हैं, बड़ी जल्दी समझ गए। अब अंदर तो आओ, ऐसे ही बाहर से चले जाओगे क्या? आओ आओ। अंदर रीटा रामपुरी बदहवास थी। बूढ़ू, बहुत अच्छा हुआ कि आप आ गए। यह लड़का तो होश में आ गया, अब उसके गले में दर्द भी नहीं है। वह इसलिए क्योंकि अभी बाहर हुए झगड़े में सलाई पुतले के गले से बाहर निकल गई है। इसको अपनी जगह घुसेड़ते ही इसके होश फिर ठिकाने आ जाएंगे। ऐसे वुडू ने बेदर्दी से सलाई पुतले के गले में घुसेड़ दी। ध्रुव हंसने लगा, हा हा, और ध्रुव के गले से चीख की बजाय हंसी का फव्वारा फूट गया। तुम हंस रहे हो, तेरी ये हिम्मत, ले और ले। वुडू पागलों की तरह पुतले में सलाइयाँ घोंसता गया। ये क्या हो गया है? मेरा वुडू जादू बेकार क्यों हो गया? तुम्हारा जादू बेकार नहीं हुआ है नकली वुडू, बल्कि तुम्हारे जादू को मेरे असली वुडू ने अपने जादू से काट दिया है। और अब तुम असली वुडू से मुकाबला करने को तैयार हो जाओ। तुमने अपने जादू को गलत कार्यों के लिए इस्तेमाल किया और तुमको इसकी सज़ा मिलनी ही चाहिए। अरे ये कौन है, इसे पकड़ो। हाँ, तुम्हारे साथी आदमी बेहोश पड़े हैं नकली वुडू, और जितने होश में हैं उनके लिए कमांडो फोर्स बहुत है। और अब तुम अपनी दवा का स्वाद चखने को तैयार हो जाओ। इतनी जल्दी नहीं ढोंगी। अगर तुम्हारे पास मेरे जादू का काट है तो मेरे पास भी तुम्हारे जादू का तोड़ है नकलची। वुडू अलमारी में रखे एक जार की तरफ लपका, लेकिन तभी जार के टुकड़े टुकड़े हो गए। ये क्या? छनाक। रीटा, तुम गद्दार, तू दुश्मनों से मिल गई है, धोखेबाज। शाबाश रीटा, अगर यह उस जादुई पानी को पी लेता तो मेरा वुडू जादू इस पर असर नहीं करता। और अब मैं वुडू मास्टर को वुडू का असर दिखाता हूँ। यह गई सुई नंबर 1 पेट में। हाय, मर गया। क्यों वुडू मास्टर, बहुत तेज दर्द है ना? अब सुई नंबर 2 की बारी है। ये दैया रे, लेकिन यह असंभव है। जब तुम हाय जानते ही नहीं तो मैं कौन हूँ? तो तुम मेरा पुतला कैसे बना सकते हो? हाय, बस करो, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। अच्छा चलो, तुम कहते हो तो तुमको और परेशान नहीं करते, लेकिन तुमने यह कैसे समझा कि हम तुमको नहीं जानते? देखो इस पुतले की शक्ल तुमसे मिलती है या नहीं प्रोफेसर बलसाड़? यह तो मेरा ही पुतला है, पर तुम कौन हो और तुमको वुडू जादू किसने सिखाया? इसको वुडू तुमने ही सिखाया है बलसाड़, क्योंकि तुम ही इसके गाइड हो। किशोर तुम? हाँ प्रोफेसर बलसाड़, अगर मैं चाहता तो तुमको आधे घंटे पहले ही पकड़ सकता था, पर मैं तुमको किशोर से ही पकड़वाना चाहता था ताकि तुम खुद समझ सको कि वुडू का दर्द क्या होता है। तो तुम यह सब पहले से ही जानते थे। तुम सबने मुझे बेवकूफ़ बनाया, उल्लू बनाया। आइए इंस्पेक्टर साहब। रेणु का मैसेज मिलते ही मैं चल पड़ा। यहाँ पर सब ठीक तो है ना? फर्स्ट क्लास, लेकिन आप इनसे से जल्दी यहाँ से ले जाइए, वरना यह अपने बचे बाल को भी नोट डालेंगे। और फिर शाबाश किशोर, तुमने अपने पार्ट बहुत खूबी से अदा किया। यह सब तो करीम की ट्रेनिंग का कमाल है। वास्तव में पहले मेरा शक तुम पर ही था किशोर, लेकिन करीम ने यह जानकर कि बैंक डकैती के समय तुम घर पर ही थे, मुझे अपना विचार बदलना पड़ा। मेरी जानकारी में सिर्फ 2 ही हैं लोग वुडू तंत्र के बारे में जानते थे, और वह दूसरा व्यक्ति प्रोफेसर बलसाड़ था।
इसलिए जब रेणु से तुमको इनके अड्डे का पता लग गया तो मैंने तुमको करीम द्वारा तुरंत यहाँ बुलवा भेजा। अब मुझे सारी बातें समझ में आ रही हैं। शुरू से प्रोफेसर बलसार ने मुझको लालच दिया था कि अगर मैं उनके लिए कहीं से वुडू की किताब खोज लाऊं तो वे मुझको घर बैठे ही पीएचडी करवा देंगे। लेकिन चूंकि मेरे शोध कार्य का भी विषय यही था, इसलिए मैंने यह किताब बलसार को देने से पहले खुद भी ध्यान से पढ़ी। इससे मुझको भी वुडू जादू के प्रयोग का तरीका भी आ गया था और उसी से मुझे वह मंत्रित जल बनाने का तरीका भी पता चल गया जिसको मैंने तुमको पिलाकर वुडू जादू से मुक्त कर दिया। लेकिन आखिरी वक्त पर रीटा अगर चाकू से जार न तोड़ देती तो शायद मैं बलसार को भी सबक न सिखा पाता। लेकिन आखिरी समय पर यह रीटा रामपुरी हमारी तरफ कैसे हो गई ध्रुव? हाँ, बताता हूँ रीटा, बता दो अब अपने दोस्तों से क्या पर्दा रखा जाए। तो सब सुनो, दरअसल ये रीटा रामपुरी कमांडो फोर्स की कैप्टन पीटर है। क्या? हाँ। मैंने सोचा कि क्यों ना दाढ़ी मूछें निकलवाने से पहले इसकी शक्ल का फ़ायदा उठा लिया जाए। ओह, पतली आवाज़ बना कर मेरा तो गला ही बैठ गया। कुछ भी कहो पीटर, लेकिन लड़की बनकर तुम मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थे। ओह शट अप रेणु। आई एम सॉरी पीटर, लेकिन सिर्फ यही एक रूप ऐसा था जिससे तुमको कोई भी पहचान नहीं सकता था। ये गुंडे यह सोच भी नहीं सकते थे कि कमांडो फोर्स के कठोर कैप्टन कोमल लड़की भी बन सकते हैं। यह सब तो मैं पहले से ही अच्छी तरह समझ गया था कैप्टन। वैसे भी तुम्हारा हर हुक्म मानना मेरा कर्तव्य है। लेकिन अगर पीटर वुडू के गैंग में शामिल ही था तो मुझे इस गैंग के पीछे लगाने की क्या ज़रूरत थी ध्रुव? बहुत ज़रूरी था रेणु, क्योंकि पीटर को हर वक्त इन गुंडों के ही बीच में रहना था और ऐसे में मेरे पास संदेश भेजना इसके लिए खतरनाक हो सकता था। यू आर राइट कैप्टन। एक बात मुझको अभी भी परेशान कर रही है, वह यह कि मम्मी पर वुडू के जादू का असर क्यों नहीं हुआ। यह तो मैं भी नहीं जानता। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वह पुतला बलसार ने तुम्हारी माँ के नाम से बनाया था ताकि वह तुमको अपने बस में रख सके। अब या तो बलसार से वुडू का पुतला ठीक प्रकार से बन नहीं पाया था या फिर वो तुम्हारी माँ नहीं। मेरा मतलब रिश्ते में कहीं पर कोई चूक है। अच्छा, तो फिर यही बात होगी। मेरी माँ को गुजरे तो काफ़ी वक्त हो गया। मुझे इस वक्त पालने वाली माँ मुझे जन्म देने वाली माँ नहीं है और तंत्र मंत्र में माँ का मतलब जन्म देने वाली माँ से ही होता है। पर अब इस किताब में क्या करूं? तुम पीएचडी किसी और विषय में कर लेना। इस समय तो मुझे इस किताब का एक ही इस्तेमाल ध्यान में आ रहा है, सर्दी के हाथ तापने के लिए। और ध्रुव ने उस किताब को फाड़ कर उसमें आग लगा दी और सभी उसको हाथ सेकने लगे। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। जय हिंद। बहुत जल्द ही हम ध्रुव की एक और बेहतरीन कॉमिक्स लेकर आपके सामने आएंगे दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी हम समाप्त करते हैं। जय हिंद।